हेलो स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान, आपका जनरल साइंस टीचर। मैं क्लास 10th का पार्ट 5 लेकर आया हूँ। आपके यूनिट चल रहा था हमारे विद्युत धारा अध्याय 10, जिसका मैं आपके लिए लेकर आया पार्ट 5th, यानी 5वां पार्ट है आज। और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और जिसे एक अन्य नाम से भी, जिसका एक अन्य नाम भी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जूल का तापन नियम। समझिए, तो आपको यह याद रखना है, जूल का तापन नियम। एक अन्य नाम क्या है इसका? जूल का तापन नियम। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। जैसे आपने अपने घरों में हीटर देखा होगा, विद्युत इस्त्री देखी होगी, गीजर वगैरह, विद्युत गीजर। क्या होता है, जब विद्युत हीटर को जैसे ही आप गर्म करते हो तो उसमें क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। और धारा के कारण विद्युत ऊर्जा, वो विद्युत ऊर्जा चेंज होती है उष्मा में, और इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा के कारण तापीय प्रभाव, यानी कुछ ना कुछ उष्मा प्राप्त हुई। तो यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी आपने कोई चालक लिया, उसमें क्या प्रवाहित की जाए? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी आवेशों का प्रवाह किया जाए। विद्युत धारा के कारण चालक का क्या होता है बच्चों? ताप बढ़ जाता है। यानी किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ताप बढ़ जाता है। इस कारण ऊर्जा उष्मा के रूप में क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है। जैसे ही हीटर ऑन किया तो थोड़ी देर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ताप के कारण उष्मा होगी, ऊर्जा किस में कन्वर्ट होगी? उष्मा में। यानी हमें हीटर से क्या उष्मा प्राप्त होती है। तो ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी आपको इतना ही याद रखना है, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो जो ऊर्जा होती है उष्मा के रूप में क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, या एक नाम याद रखना है, जूल का तापन नियम। जैसे इसके एग्जाम्पल याद रखना है, विद्युत हीटर है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जूल का तापन नियम या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत इस्त्री और विद्युत गीजर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा उष्मीय प्रभाव पर कार्य नहीं करता है? आपको चौथा ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रिज। ये तीन उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करते हैं विद्युत धारा का, लेकिन फ्रिज नहीं करता है, तो ये वाला राइट होगा। तो जिसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में सही होती है वो होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब मैं मान लूं, माना एक चालक में आवेश Q तथा विभवांतर V है, सिरों पर विभवांतर V है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य। तो हमने इसी यूनिट में पहला पार्ट पढ़ा था, वहां पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। हम चाहे तो वहीं से भी कार्य निकाल सकते हैं। यानी ये इक्वेशन फर्स्ट विद्युत विभवांतर के अनुसार है। यानी अगर हमें कार्य पूछ ले, यहाँ से अगर W निकालना हो या कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके W की वैल्यू हमारे पास आएगी V × Q। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां ध्यान देना, यहां V विभवांतर है सिरों पर और Q क्या है? आवेश है। तो आपने इसी यूनिट में विद्युत धारा, हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो विद्युत धारा की परिभाषा के अनुसार उसका एक फॉर्मूला I = Q/T। विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा समय, और समय की ऐसा यूनिट हमेशा किस में रखनी है? सेकंड में। और Q यानी कूलाम, यानी आवेश उसका मात्रक है। तो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन सेकंड। यहाँ से आप Q की वैल्यू फाइंड आउट करो। Q = IT। इसको मैं दे रहा हूँ इक्वेशन थर्ड। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड की वैल्यू है Q = IT, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ Q की जगह। तो W = V का V, Q की जगह क्या रखना है? IT। इसको दे रहा हूँ इक्वेशन 4। अब मैं बात करूँ VIT, तो यहां ये ध्यान देना, आपने ओम का नियम हम जानते हैं, ओम का नियम V = IR। ये ओम का नियम रह गया था, हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे क्या होता है ओम का नियम, लेकिन आपको याद रखना ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। मैं इस V की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ IR की जगह, W बराबर V की जगह रख रहा हूँ IR।
और इंटू आई टी। अब यहाँ पे I और I आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो W बराबर I स्क्वायर आर टी, I स्क्वायर आर टी। और यहाँ ये किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाएगा, तो आप W की जगह रख सकते हो H। तो हमारे पास फॉर्मूला ये याद रखना है मुख्य रूप से, H बराबर I स्क्वायर आर टी, ये याद रखना है जूल का तापन नियम। अब हम पढ़ेंगे जूल का तापन नियम किसके समान, उष्मा धारा के समानुपाती, वर्ग के और प्रतिरोध के और समय के समानुपाती। यानी यहाँ पे ध्यान देना, हमारे पास फॉर्मूला है H बराबर I स्क्वायर आर टी। इस फॉर्मूले में I क्या है, यहाँ पर I हमारे पास है धारा, R है प्रतिरोध, R क्या है बच्चों, प्रतिरोध, और T है हमारे पास समय। T क्या है यहाँ पर, समय। तो इस फॉर्मूले में I बराबर H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो आपको तीन कथन याद रखना है इसमें, ये वाले मुख्य रूप से याद रखने हैं। हमारे पास फॉर्मूला ये है H बराबर I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे ये ऊष्मा है धारा के वर्ग के समानुपाती, और ये ऊष्मा होती है प्रतिरोध के समानुपाती, और ये ऊष्मा होती है समय के समानुपाती। इसे ही बोलते हैं जूल का तापन नियम। तो जूल का तापन नियम या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब भी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ऊर्जा उष्मा के रूप में सही होती है, उसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस सिद्धांत पे विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर, और मैंने एक चालक में Q आवेश तथा विभवांतर V है, तो किया गया कार्य हम जानते हैं W बराबर V इंटू Q, और हम जानते हैं I बराबर Q बटा T। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली, I बराबर हमारे पास आया, सॉरी Q बराबर हमारे पास आया IT। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की, किसकी जगह, Q की जगह, तो Q की जगह हो गया IT। और हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार V बराबर IR, तो हमने यहाँ पे V की जगह रखा IR, IT का IT। बेस इक्वल यानी आधार समान हो तो घातें जुड़ेगी, I स्क्वायर आर टी, W बराबर I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे ये जो कार्य है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, उष्मा में। तो H बराबर I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे ये जो उष्मा है धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती होती है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में मेन फॉर्मूला याद रखना, H बराबर I स्क्वायर आर टी। जूल का तापन नियम का गणितीय रूप उष्मा बराबर I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे ये क्या क्या है एक बार लिख देता हूँ मैं, H है उष्मा, और I है उस परिपथ में प्रवाहित धारा, और R क्या है R प्रतिरोध, और T यहाँ पे क्या है समय, T क्या है समय। तो गणितीय रूप जूल का तापन नियम का थ्योरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, यानी उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा वर्ग के उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। और दूसरे कथन के अनुसार उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा जो उष्मा होती है, उष्मा समय के समानुपाती होती है। तो तीन कथन याद रखना गणितीय रूप में, उष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती, उष्मा प्रतिरोध के समानुपाती और उष्मा समय के समानुपाती होती है। तो H बराबर I स्क्वायर आर टी। विद्युत शक्ति किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। अगर हम दैनिक जीवन में देखें तो शक्ति क्या होती है, आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, वो कार्य करने की दर आपकी क्या व्यक्त करती है,
शक्ति, यानी कोई व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करता है तो उसकी शक्ति अधिक हो जाती है, यानी अधिक होती है, और कोई अधिक समय में कम कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या है, कम, यानी कार्य करने की क्षमता कम है। तो डायरेक्टली अगर शक्ति का बोलूँ मैं तो कोई भी व्यक्ति अगर कार्य कर रहा है उसकी दर, कितना कार्य कितने समय में कर रहा है, तो उसकी क्या हो जाएगी, शक्ति। और इसी तरह मैं पॉइंट जोड़ दूं, अगर विद्युत शक्ति को रिलेटेड करूं मैं, तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति। तो विद्युत धारा द्वारा कार्य करने की दर, परिपथ में कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाती है। यानी विद्युत शक्ति क्या हो जाएगी, विद्युत शक्ति यानी किया गया कार्य और आपको क्या लगा, उसमें लगा समय। आप कार्य कर रहे हो, किया गया कार्य यानी वर्क W और समय यानी T, शक्ति को पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नॉर्मल सा आंकिक प्रश्न पूछ ले, अगर आपको कार्य दे दे जूल में और समय दे दे और आपको पूछ ले शक्ति कितनी है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और मैं बात करूं यहाँ पे ये कार्य और यहाँ ये क्या है बच्चों, समय। यहाँ पे कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल, और समय का होता है सेकंड। तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड, या आप वाट, या क्या होता है, वाट या जूल प्रति सेकंड। अब शक्ति के अन्य सूत्र है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने पढ़ा W बराबर, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, W बराबर हमारे पास फॉर्मूला आया था VIT। जस्ट पीछे अभी पढ़ा W बराबर VIT। यहाँ मैं W की वैल्यू, VIT की वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो P बराबर W की जगह मैं रखूँ VIT और अपॉन में क्या पड़ा है, T, यानी इस T से ये T कट जाएगा तो हमारे पास नया फॉर्मूला क्या आएगा, P बराबर VI, P बराबर VI। तो ध्यान देना इस फॉर्मूले में P बराबर VI में V क्या है, विभवांतर, और I क्या है, धारा, I क्या है, धारा, और P क्या हो जाएगी, शक्ति, पावर। तो अगर आपको एक कोई आंकिक प्रश्न पूछ लिया जाए जिसमें आपको विभवांतर दे रखा है सिरों के ऊपर और धारा दे रखी है और आपको पूछे शक्ति ज्ञात करो, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना, P बराबर VI। और अब तीसरा फॉर्मूला इससे बनेगा, ये मैं दे दूं इक्वेशन सेकंड, ये फर्स्ट ईयर ही, और ये हो जाएगी थर्ड। अब ध्यान देना, हम जानते हैं ओम के नियम अनुसार V बराबर मैं क्या रख सकता हूं बच्चों, V बराबर, हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR। क्या मैं V बराबर IR यहाँ रख दूं तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा, P बराबर V की जगह मैं क्या रख रहा हूं, IR, और ये I अपनी जगह पड़ा है, तो P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर I स्क्वायर R। तो नया फॉर्मूला ये आ जाएगा विद्युत शक्ति का, P बराबर I स्क्वायर R। फॉर्मूला इसको मैं इक्वेशन दे दूं 4। आप चाहो तो इससे भी एक नया फॉर्मूला बना सकते हो। अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालूं, I बराबर V बट्टा R, तो I की जगह मैं यहाँ रख दूं V बट्टा R, तो P का P I की जगह रखना है V बट्टा R का स्क्वायर, R का R। तो नया फॉर्मूला आ जाएगा P बराबर V स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R। इस R से ये R कट जाएगा तो P बराबर V स्क्वायर R। हमारे पास ये नया फॉर्मूला मिलेगा। तो इस प्रकार शक्ति के कितने फॉर्मूला आ गए, एक तो साधारण ये याद रखना P बराबर W बट्टा T, दूसरा फॉर्मूला याद रखना P बराबर VI, तीसरा याद रखना P बराबर I स्क्वायर R, और चौथा याद रखना P बराबर V स्क्वायर बट्टा R। तो इस प्रकार विद्युत शक्ति के 4 सूत्र याद रखने, आंकिक प्रश्न पूछा जाता है, और एक नॉर्मल सी परिभाषा याद रखनी। अब हम पढ़ेंगे शक्ति के मात्रक। तो अभी पढ़ा था शक्ति का मात्रक वाट, या इसी अनुपात को हम बोलते हैं, ध्यान देना, W बट्टा T
बराबर P जूल प्रति सेकेंड, तो दूसरा मात्रक है जूल प्रति सेकेंड, और अन्य मात्रक 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट, ये याद रखना। और 1 हॉर्स पावर ये पूछा जाता है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। और अगर आपको पूछ लिया जाए 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, आप इसको केवल फैक्ट के रूप में याद रखें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल कैसे निकाला जाता है 1 किलोवाट में। तो यहाँ ध्यान देना, आपके पास है 1 kWh। अगर आपको पूछा जाए 1 किलोवाट, यहाँ तक देखा जाए तो 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं? 1000 वोट, 1000 वाट। और पीछे बचा हावर्स, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। अब इनको चेंज करना है ऐसा यूनिट में, तो 1000 वाट का 1000 वाट। अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो उस घंटे में कितने सेकंड होंगे, यानी 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 से गुणा कर दूं मैं, 60 × 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, यानी × 60। अब मैं राशि को अलग गुणा कर लूं और मात्रक को अलग गुणा कर लूं। 1000 अपनी जगह पे पड़ा है, 60 × 60 3600 वाट इंटू सेकेंड, 3600 इंटू 1000, 3 0 के 3 0 वाट इंटू सेकेंड। इसको मैं ऐसे लिख दूं 36 इंटू 10 की पावर 3 और 2 5 इंटू वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये आपने अभी पढ़ा P बराबर W/T, यहाँ पे W क्या है? वाट, और समय यानी सेकेंड। तो वाट प्रति सेकेंड, कार्य का हो जाएगा जूल। तो यहाँ जूल प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। तो मैं वाट की जगह क्या रख दूं? जूल प्रति सेकेंड। तो 3 6 इंटू 10 की पावर 5, इसकी जगह मैं रख रहा हूं जूल बट्टे में रख रहा हूं सेकेंड, और ये गुणे में पड़ा सेकेंड। इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। अब अगर ध्यान देना, एक पॉइंट अगर आप आगे बढ़ाओगे तो पीछे एक 0 यानी 10 से गुणा करना, यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, अगर ऐसे लिखोगे तो पॉइंट यहाँ लगेगी, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 10, और वापस 10 की पावर क्या आ जाएगा? 5। तो लास्ट में आपको ये याद रखना 3.6 याद रखना है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कैसे निकालते हैं? ये निकाल दिया आपने, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 3600 सेकेंड, 36 इंटू 10 की पावर 5, वाट को मैंने लिख दिया जूल बट्टा सेकेंड, इस सेकेंड से ये सेकेंड चला गया, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी सही है। अगर पॉइंटों में पूछे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नया टॉपिक ले रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र तथा बल रेखाएं। आप पहले तो इनको इंपॉर्टेंट लगाना, बोर्ड की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के 100% चांसेस हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समझिए, या चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो अभी 2020 में एग्जाम हुआ बोर्ड का, पूछा गया है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। अन्य नाम आपको याद रखना, इसे क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, क्षेत्र रेखाएं। तो मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो साइंस में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दो है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसी भी गतिशील आवेश के कारण होगा। अगर कोई भी वस्तु पड़ी है उसमें आवेश गतिशील नहीं है तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। और विद्युत क्षेत्र की मैं बात करूं, विद्युत क्षेत्र फिजिक्स में पढ़े तो विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न हो सकता है। अगर उसी आवेश को आप गतिशील आवेश में कन्वर्ट कर दो, यानी आवेश को गति दे दो, यानी विद्युत धारा का प्रवाह
उसमें प्रवाह कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में। तो यानी स्पष्ट ये हुआ कि विद्युत क्षेत्र स्थिर आवेश के कारण और गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कि जैसे आपने कोई लोहे की वस्तु ली या किसी चुंबक को लिया, चुंबकीय क्षेत्र से मैं चुंबक को ले रहा हूँ, उस चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर आप कोई भी अन्य वस्तु ले जाओगे तो एक बल का अनुभव होगा, यानी किसी अन्य वस्तु को ले जाने पर एक बल का अनुभव हो तो वहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है, उनका क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी किसी वस्तु या किसी चुंबक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र हम जहाँ किसी अन्य वस्तु को ले जाने पर, अन्य चुंबक या अन्य किसी सुई को ले जाने पर बल प्रभाव या बल का प्रभाव महसूस हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे मैं चुंबक ले रहा हूँ, चुंबक के दो सिरे लिए N और मैं ले रहा हूँ S। अब इस चुंबक के नज़दीक अगर मैं किसी अन्य चुंबक को ले जाऊँ, ये मेरे पास कोई और चुंबक है जिसका मेरे पास एक सिरा है S और दूसरा है N। अगर मैं इसको इसके सापेक्ष किसी चुंबक के सापेक्ष अन्य चुंबक की गति करवाई जाए, इसके कारण बल प्रभाव हो, उसे हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। इस गति के कारण यहाँ पर जैसे ही आप यह प्रयोग घर पे करके देख सकते हैं, दो चुंबक लिए आपने, उन दोनों चुंबक को पास लाओगे तो ऐसे ऐसे हाथ हिलने लग जाता है। तो उसी प्रकार जहाँ से ये प्रभाव महसूस हो, मान लेता हूँ मैं यहाँ तक लेके आया तो यहाँ पे बल का महसूस हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका ये कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा इसका, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबक के चारों ओर डेफिनेशन में लिख रहा हूं, चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक या वस्तु, लोहे की वस्तु होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं यहाँ, जहां किसी अन्य चुंबक को ले जाने पर बल का अनुभव हो, बल का अनुभव या बल का प्रभाव हो, तो वहाँ उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां किसी अन्य चुंबक को ले जाया जाए तो बल का प्रभाव महसूस हो तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। और ये इस क्षेत्र को, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए, इस क्षेत्र को दर्शाने के लिए जो भी रेखाएं काम में ली जाती है उन्हें हम कहेंगे बल रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें क्या कहते हैं, बल रेखाएं। क्या कहते हैं, बल रेखाएं। यानी इस चुंबक के चारों ओर जो भी क्षेत्र है उन्हें दर्शाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है काल्पनिक रेखाएं, रियल में ये नहीं होती है लेकिन काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इस चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जो इसके चारों ओर क्षेत्र को दर्शाती है उसे ही कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, मैं पहला गुण आपको बता रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है इसे हम चुंबकीय चारों ओर के क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं की आवश्यकता होती है उन्हें तो हम बोलते हैं बल रेखाएं, या जिसे अन्य नाम है क्षेत्र रेखाएं। इनके गुण क्या है, पहला गुण है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके गुण लिखिए। तो आपको पहला गुण,
ये चुंबक के चारों ओर बार इनकी दिशा होती है N से S की ओर, N से S की ओर। ये जो क्षेत्र दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र, तो इनकी दिशा क्या होती है? N से S की ओर। तो पहला पॉइंट लिखना है इनकी दिशा चुंबक के बाहर N से S की ओर, N से S की ओर होती है। यानी इनकी दिशा चुंबक के बाहर पूछ ली जाए तो N से S की ओर। और दूसरा गुण इनका ये लिखना, चुंबक के अंदर S से N से S की ओर, N से S की ओर होती है। यानी चुंबक के अंदर इनकी दिशा पूछ ली जाए तो एक बार फिर, चुंबक के बाहर तो होती है N से S की ओर, और अंदर पूछ ली जाए तो S से N की ओर, S से N की ओर। तीसरा गुण ये लिखना इनका, ये रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, परस्पर काटती नहीं है। तो तीसरा गुण इंपॉर्टेंट है, परस्पर काटती नहीं है। ये रेखाएं हैं परस्पर काटती नहीं है। और ये रेखाएं हैं, चौथा गुण, ये रेखाएं काल्पनिक होती है। तो आज की क्लास में हमने विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ लिया था, जिनके उदाहरण पढ़े थे। और फिर हमने विद्युत शक्ति, उनके 4 सूत्र बेहद इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र तथा बल रेखाएं। ये इंपॉर्टेंट लगाना बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इनके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाली क्लास में हम विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।